आप सभी का जय भीम दोस्तों। चंद्रशेखर आज़ाद, जी हाँ दोस्तों, आपने तो जानते हैं पावरफुल आदमी, जबरदस्त नेता चंद्रशेखर आज़ाद। जी हाँ दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद ने जो बाबा साहब को टिप्पणी की थी उनको इस वीडियो में ज़बरदस्त धोया है दोस्तों। अभी चंद्रशेखर आज़ाद भाषण में क्या बोले हैं इसको लेकर आइए हम सुनते हैं, उसके बाद कुछ बात करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। निर्माण की जो नींव रखी है वो इसी महाराष्ट्र की धरती से, पुणे की धरती से रखी गई। ना होते राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, ना होती मां सावित्रीबाई फूले, ना होती मां फातिमा शेख, तो कमजोर वर्ग के बच्चे ना पढ़ पाते, और ना पढ़ पाते तो शायद आज अपने हक अधिकारों को समझ ही नहीं पाते। आपको यह समझना चाहिए कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को देखे बिना, उनको पढ़कर ही बाबा साहब अंबेडकर ने उनको अपना गुरु माना। ये एक बहुत बड़ी बात है। और उनके विचारों को, उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किया। मैं फिर दोहरा रहा हूं, बाबा साहब का जन्म 91 में हुआ और फूले साहब 90 में हमारे बीच से चले गए। तो फूले साहब को बाबा साहब ने देखा नहीं, बस उनको पढ़ा और उनके विचारों को जानकर उनको एहसास हुआ कि अगर मैं किसी को गुरु मान सकता हूं तो वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हैं। और संकल्प किया, उनका एक भी सपना मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा, पूरा प्रयास करूंगा कि उनके सपनों को जीते जी पूरा कर जाऊं। फिर छत्रपति साहू जी महाराज, जिन्होंने 1902 में, हम तो सिर्फ इस बात के साथ उनको जानते हैं, कहते हैं कि उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था कर दी थी, लेकिन सच ये सिर्फ इतना ही नहीं। उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था तो की थी, ये तो बात सच है, लेकिन सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन, मानवता और भाईचारे का जितना बड़ा संदेश उन्होंने दिया, उसकी कोई दूसरी मिसाल दिखाई नहीं देती। आजकल तो कोई अधिकारी कर्मचारी हो जाता है तो जिनमें से निकल के आता है उनसे मुंह मोड़ लेता है, उनसे हाथ छुड़ा लेता है। उन्होंने तो उस समय कामले साहब को चाय की दुकान खुलवाकर खुद उस पर बैठकर चाय पीकर इस तरह के भाईचारे का संदेश दिया था पूरे राज्य को कि कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई रंक नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सब लोग बराबर हैं। और उन्होंने इसको सामाजिक न्याय के रूप में 1902 में आरक्षण की व्यवस्था कराकर हम सब लोगों के सामने रखा। और अपने जीते जी बाबा साहब अंबेडकर को आर्थिक मदद करके कि वो अपने जो हैं पत्रकारिता के कार्य को आगे बढ़ा सके, अपने जीते जी छात्रावास खोल के, अपने जीते जी स्कूल खोल के उन्होंने हक वंचित समाज को मुख्य धारा में लाने का बहुत बड़ा प्रयास किया। और एक सभा में यही महाराष्ट्र में बाबा साहब अंबेडकर का हाथ उठाकर भी सामने बैठे समाज को ये बताने का काम किया था कि आपका असली नेता कौन है, आपको किसके साथ खड़ा होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा काम छत्रपति साहू जी महाराज करके गए। और बाबा साहब अंबेडकर के सब के बारे में तो जितना कह दिया जाए वो कम। हम एक बार को अपना अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं, अपना उपहास बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने परिवार का अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने परिवार का उपवास बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के विषय में अगर कोई एक शब्द भी बोल जाता है, एक शब्द भी, इसका उदाहरण भी बताऊंगा, मैं हवाबाई बात नहीं कहता हूं, इसका उदाहरण भी बताऊंगा। कोई बाबा साहब अंबेडकर के स्टैचू को छू लेता है, उनके स्टैचू को नुकसान पहुंचाता है, उनकी तस्वीर को कोई नुकसान पहुंचाता है, तो हमारे कलेजे में ऐसा लगता है कि जैसे हम पे चाकू चल गया, जैसे हम पे गोली चल गई है। बाबा साहब तो हमारे लिए उस हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में उस तरह का स्थान ग्रहण करे हुए जो मिटाए से मिट नहीं सकता। अभी हमारे सम्मानित गायक जो हैं वो कह रहे थे कि बाबा साहब को मिटाया नहीं जा सकता। बाबा साहब को नहीं, ना हमारे वजूद को। बाबा साहब तो ऐसे अमिट छाप हैं, जब तक हम रहेंगे और इस देश का इतिहास रहेगा बाबा साहब अजर अमर रहेंगे। बाबा साहब को कोई नहीं बदल सकता। मैं इसका उदाहरण भी आपको बताता हूं। अभी उसके हिस्से में अपमान आया और अंत प्रशासन ने आग्रह किया कि ये आंदोलन आप ना करो, हम आपकी शक्ति से वाकिफ हैं,
इसने गलती की है, हम इसके खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे और इसको छोड़ेंगे नहीं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है। मुझे आदत है कि जब मैं अपनी बात को रखता हूं तो आदमी चाहे सामने 20 हो या 2000 या 2 लाख, मैं कभी अपने लहजे में बदलाव नहीं करता। ये मैंने लहजे में बदलाव करना सीखा नहीं, संख्या से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी उपस्थिति गरिमाएं है और आप अपने अपने साधने संसाधनों से यहाँ पहुंचे, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। मेरी हिम्मत बढ़ी, कम नहीं हुई, बढ़ी है, कई गुना बढ़ी। तो मैं यहाँ की टीम का पुनः धन्यवाद देता हूँ। मैं बहुत सारे महापुरुष हैं जिनको आप शायद महाराष्ट्र में रहते हैं और अगर सक्रिय नहीं तो नहीं जानते होंगे। मान्यवर काशीराम साहब उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिनको मैं नेता मानता हूं क्योंकि हाशिए पे पड़े समाज को जिस तरह का भाईचारा उन्होंने बनाने का काम किया और महाराष्ट्र में जन्मे महापुरुषों को उत्तर भारत में ले जाके जो पहचान दिलाने का काम उन्होंने किया है। अगर काशीराम साहब ना होते तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को भी लोग भूल जाते। मैं आपको सच बता रहा हूं, उत्तर भारत में अगर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को कोई लेके गया है, साहू जी महाराज को कोई लेके गया है और बाबा साहब अंबेडकर के अधूरे कार्य को जिसने पूरा करने के लिए अपना जीवन अर्पण किया, उन मान्यवर काशीराम साहब को भी मैं नमन करता हूं। मैं उनको गुरु मानता हूं क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। संत राम बी ए प्रजापति जी, मामना राम सुब वर्मा जी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, जननायक कपूरी ठाकुर जी, बर्मानंद लोधी जी, ये तमाम महापुरुष भी पिछले महापुरुषों से पढ़ पढ़ के उनको जान के उनके रास्ते पे चले। जब आप मुझे सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि मैं इतने सारे महापुरुषों के नाम लेता हूं कि बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि ये कौन साहब है, हम तो इनको जानते नहीं। तो जानना इसलिए जरूरी है कि बाबा साहब अंबेडकर कहते थे जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। अब मैं मुख्य बात पे आता हूं। मैं वास्तविकता में आपको बधाई तो दे चुका हूं धम्मचक्र परिवर्तन दिवस की, लेकिन मैं वास्तविकता में पीड़ा में हूं और मैं आज आपसे अपनी पीड़ा का इजहार करना चाहता हूं। आप जानते हैं देश का माहौल अच्छा नहीं। एक तरफ अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट के मार दिया और पीटा भी ऐसे नहीं, जानवरों की तरह पीटा, जानवरों की तरह। जब तक वो मर नहीं गया तब तक उसको पीटते रहे। ऐसे लोगों को इंसान नहीं माना जा सकता है जो किसी की जान लेने को अपनी ताकत समझते हो, और मैं उसको ताकतवर भी नहीं मानता जो किसी कमजोर पे जुल्म करता है। ताकतवर वो होता है जो अपने बराबर के व्यक्ति के साथ मुकाबला करता है। और मैं विश्वास से कह रहा हूं, हमने इस शक्ति का निर्माण इसलिए नहीं किया कि किसी कमजोर को सताना है। हमने इस शक्ति का निर्माण इसलिए किया है कि अपने महापुरुषों के अधूरे कार्यों को पूरा करना है और जो कमजोर है उसकी लाठी बनना है, उसकी आवाज बनना है, उसको ताकत देना है, उसके साथ खड़े होना है। प्यारे साथियों, एक हमारे एडीजी लेवल के अधिकारी ने सुसाइड कर लिया। चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब की जो राजधानी है, चंडीगढ़ में सुसाइड कर लिया। वाई पूरण कुमार जो आईजी लेवल के हमारे अधिकारी थे, उन्होंने खुद को गोली मार ली। उनकी पत्नी आईएएस है और बड़े दुख के साथ बता रहा हूं कि पिछले 6-7 दिन हो गए उन्होंने, उनके परिवार ने अभी तक उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया है। उनकी पत्नी ने मना कर दिया है कि जब तक जिनकी वजह से मेरे पति ने ये कदम उठाया, जब तक उन पे कार्रवाई नहीं होगी, उनको उनके पदों से नहीं हटाया जाएगा, उनको जेल नहीं भेजा जाएगा, मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। और वो पार्थिव शरीर मोर्चरी में सड़ रहा है न्याय के लिए। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं, वो आईपीएस कैडर के थे, लेकिन वो एक लंबी सेवा करके आईजी लेवल के अधिकारी हो गए थे। एक आईजी लेवल का अधिकारी जिसकी पत्नी, खुद की पत्नी आईएएस हो, सर्वोच्च सेवा का हिस्सा हो, उसी प्रदेश के सीनियर कैडर की मेंबर हो, उनके साले पत्नी के भाई विधायक हो, उनकी पत्नी के भाई की बहन कमिश्नर हो, जब इस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है तो आम गरीब व्यक्ति की स्थिति क्या होगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न हम सब लोगों के सामने है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली आपने ये भाषण सुना। भाषण कैसा लगा चंद्रशेखर आजाद को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।
ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी के साथ एक नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले पावरफुल के साथ। और चंद्रशेखर आज़ाद के जितने जानने और पहचानने वाले लोग हैं इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर हमारी चैनल से आप सभी को वीडियो देखने और सुनने और समझने को मिलेगी दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी को जय भीम।